तो पिछले क्लासेस में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे भरा जाता है, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कितने सबसेल हो सकते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल जानकारी ली थी। आज हम उससे एक स्टेप आगे चलेंगे और जानेंगे कि क्या किन्हीं ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन या एक पेयर इलेक्ट्रॉन उनके चारों क्वांटम नंबर्स सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसी को बतलाने के लिए पाउली नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना एक अपवर्जन सिद्धांत दिया जिसको आप एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस सिद्धांत का नाम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अब ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या जिसको आप एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हो, ये है क्या? तो इनका कहना था कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित, अच्छा एक ही ऑर्बिटल मतलब एक ही परमाणु के, मतलब किसी परमाणु, कोई भी एक परमाणु रहा होगा तो उसके अंदर ऑर्बिटल जो होंगे तो किन्हीं दो, अब समझो बात को, क्या कहा मैं कि एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? जैसे कि हमने कहा कि ये कोई ऑर्बिटल है, इसमें कोई दो इलेक्ट्रॉन है ऐसा, या फिर ऐसे कोई तीन ऑर्बिटल हैं अपने पास, कोई तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं और इसके भीतर जैसे कि ये कहा ये ऐसा भरा हुआ है। तो कोई सा भी आप ऑर्बिटल उठा लीजिए और इसके चारों क्वांटम संख्या को यदि आप लिखेंगे तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये पाउली का कहना था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते, चारों संख्या बराबर नहीं हो सकते, ये इस वैज्ञानिक का कहना था। चलिए चेक करते हैं क्या इन्होंने कहा था वो सही कहा था या नहीं कहा था। चलिए, तो हम जैसे कि कोई एक ऑर्बिटल उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कोई 3s ऑर्बिटल, ठीक है, कोई 3s ऑर्बिटल है और इसके अंदर हमने कुछ इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, दो इलेक्ट्रॉन हमने इस क्या कर दिया, भर दिया, ठीक। अब इन इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के बारे में हमको लिखने को कहा, इन चारों क्वांटम संख्या के बारे में हमको लिखने को कहा, या फिर हमको ऐसा भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन किया कि फाइंड, क्वेश्चन किया हमको क्या, चलो इसी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। तो इस 3s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या कैसे कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर हुआ n, ये रहा l, ये रहा m और ये रहा हमारा s। तो n का वैल्यू क्या होगा? तो ये क्या बतलाता है? n का वैल्यू ये जो लिखा है इसको बतलाता है, n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि ये n-1 होता है, बताया था पिछले क्लासेस में, और ये किसके इक्वल होता है -l m और ये +l के इक्वल होता है। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो s के लिए क्या होता था, सॉरी l के लिए s का मान है ना, s का मान क्या होता था 0 होता था, m का वैल्यू भी क्या होगा 0। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, यदि मैं ऊपर वाले को +½ लेता हूँ तो नीचे वाले को हमेशा क्या लूँगा मैं -½ तो इसके लिए भी n का मान 3 होगा, क्योंकि हम s ऑर्बिटल में हैं। किसके लिए बातें कर रहे हैं? s ऑर्बिटल के लिए। तो l का मान 0, m का मान 0 और s का मान क्या हुआ -½ तो किन्हीं तीन क्वांटम नंबर जरूर बराबर हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर हमेशा अलग होगा, क्योंकि एक +½ होगा तो दूसरा क्या होगा, अपने आप -½ हो जाएगा। आप किसी का भी चेक कर लीजिए, चाहे p का कर लीजिए, चाहे d का चेक कर लीजिए, आंसर वही आएगा, लास्ट का क्वांटम नंबर कुछ अलग हो ही जाएगा, ठीक। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। पहले इतनी बातों को नोट करो। चलिए हो गया, नोट कर लो। अब मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं। हमसे क्वेश्चन कहा गया कि n बराबर 2 कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा हमने? क्वेश्चन क्या है? n बराबर 2 कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, ये हमसे क्वेश्चन किया गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो n बराबर 2, यहाँ पर s वैस कुछ नहीं कहा, हमको केवल क्या कहा, n का वैल्यू क्या होगा 2। तो l का जो वैल्यू है ये दो प्रकार से होंगे, क्या होंगे 0 और 1, 0 और 1। 0 किसके लिए? s के लिए, ठीक है, और 1 किसके लिए? p के लिए। तीसरा आता है m का वैल्यू क्या होता है -l से +l, ये आप जानते हैं। तो s का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो इसके लिए भी 0 होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे 2s, याद कीजिए, इसको हम क्या कहेंगे 2s, ऐसे भरते थे, याद है, ठीक।
उसके बाद हम क्या करेंगे 1p, तो 1p यानी क्या हो जाएगा m का मान -1 0 +1, इसको हम कहते थे 2p। और इसमें कितने होंगे ऑर्बिटल्स की संख्या 1 2 3। तो ऑर्बिटल्स की संख्या तो 4 है, लेकिन इसमें एक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लीजिए, 2 यहाँ पर तो 2 4 6 2 2 4 4 2 6 6 2 8, मतलब कितना हुआ यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 8। कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8। ठीक है, n बराबर 2 उपकोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितना हुआ यहाँ पर हमारे पास, तो 8। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। इससे कम चल जाएगा लेकिन इससे अधिक नहीं चलेगा। अच्छा, और यदि क्वेश्चन करना चाहें तो इसी में क्वेश्चन और करें। जैसे कि हमको कहा कि n बराबर 3 में, n बराबर 3 वाले कोष में, कोष n बराबर 3 में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, यह हमसे क्वेश्चन किया। चलिए अब इसका आंसर ढूंढते हैं क्या होगा। चलिए फिर से खोजते हैं, n लिखते हैं यहाँ पर, इसके बाद ये हुआ हमारा l, ये रहा हमारा m। ठीक है, s के बारे में तो जानकारी ले ही सकते हो, प्लस आप माइनस आप वो जानते हो। तो n का वैल्यू 3 है, तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 0 किसके लिए, s के लिए, 1 किसके लिए, p के लिए, d के लिए 2। तो m का मान क्या होगा, ये भी होगा 0। ये किसके लिए हुआ हमारा 3s के लिए, और इसको आप ऐसे बना लीजिए साथ ही साथ। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं। 1p हुआ तो 1p में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 0 +1, इसको हम क्या कहते हैं 3p। तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे, 3 यहाँ पर ऐसे बनाओगे, 1 2 और 3 यहाँ, एक कुछ इस प्रकार से भर दीजिए। इसको भी मैंने कुछ इस प्रकार से इसको भर दिया। ठीक, नेक्स्ट 2d, तो -2 -1 0 +1 +2। तो इसके भीतर कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें कितने 10, इसमें कितने 6, इसमें कितने 2। तो कुल कितने हुए 10 + 6 + 2, कितना हो गया यहाँ पर 18। ठीक, कितने हो गए 18। ऐसे ही आप सभी के लिए ज्ञात कर सकते हैं, 4 के लिए, 5 के लिए, जैसा भी आप कहो, ये सब आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब इससे मैं एक कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ। एक आप कह सकते हो कि इसको निष्कर्ष निकालते हैं इन चारों क्वांटम नंबर को पढ़ने के पश्चात और पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ने के पश्चात। ठीक है, फिर हम एक साथ सीधा शॉर्टकट से इसको फॉर्मूले से बनाएंगे। चलो इतनी बात को नोट कर लो। लिखा था क्या कि किसी कोष में उपकोष की जो संख्या होगी ये किसके बराबर होगी, कोष में उपकोष की संख्या, नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, इंग्लिश में कहें तो नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल। तो कोष में उपकोष की जो संख्या होगी ये किसके इक्वल होगी यहाँ पर, तो ये संख्या किसके इक्वल होती थी, तो कोष की संख्या के इक्वल होती थी। याद कीजिए, n बराबर 3 था तो 3 ही वो सब सेल थे, 0 1 2, 4 हुए तो 4 सब सेल, 0 1 2 3 SPDF, राइट, यही होता था। दूसरा, कोष में उपकोष की संख्या। दूसरी बात, कोष में ऑर्बिटल की संख्या हमने पढ़ी थी, याद कीजिए, कोष में ऑर्बिटल की संख्या, कोष में ऑर्बिटल की संख्या या ऑर्बिटलों की संख्या कह सकते हो, ये किसके इक्वल होता था। तो यदि हम कोष की संख्या को n से प्रदर्शित करें तो ये किसके इक्वल होता था हमारा, तो ये होता था हमारा n² के। याद कीजिए किसके इक्वल होता था। कोष में हमने कहा किसी उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या, ये तो हुआ किसी कोष में, तो किसी उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये है हमारा 2l+1। जैसे कि s के बारे में कहते थे तो वहाँ कितने ऑर्बिटल होंगे, तो l का वैल्यू 0 तो 1, p के लिए 3, d के लिए 5, ये भी बताया था। अच्छा, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी ऑर्बिटल में की संख्या, तो ये कितनी हो सकती है एक ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। चलो ठीक, अब लास्ट में बात करते हैं कि किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। किसी उपकोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 2 × 2l+1 के, 2 × 2l+1 के इक्वल होगा, 2 × 2l+1 के इक्वल होगा।
ठीक है, ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बतला रहा है। अब इससे संबंधित जैसे कि हमने अभी तक क्वेश्चन किया उसी को हम शॉर्टकट में देखते हैं कि n बराबर 4 वाले कोष में पाए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, 4 वाले कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम शॉर्टकट से भी देखेंगे और हम लॉन्ग कट यानी कि फार्मूले से भी देखेंगे और इसको ऑर्बिटल बना करके भी चेक करेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, ये होता है हमारा किसके इक्वल होता है, तो 2n², किसी उपकोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या किसी कोष में पाए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसके इक्वल होगी, 2n² के। तो यहाँ पर हम रख करके देखते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 16 यानी कि कितना हो जाएगा 32 यानी कि 32। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या इन्होंने जो बातें कही हैं वो सही हैं। n बराबर 4 हो गया, ये l हो गया, ये हमारा m हो गया। तो n का वैल्यू हमने 4 रखा तो 0 1 2 3 इसका वैल्यू हो गया। 0 मतलब s, p मतलब 1, d का 2, f का 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब s के लिए हम क्या कहते थे, s का m का वैल्यू ये भी 0 होता था, इसको हम 4s कहते थे। इसके लिए आप ऑर्बिटल कैसे बनाते थे, इस प्रकार से बनाते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे। p के लिए आप क्या कहते थे, -1 0 +1 के इक्वल होगा, तो इसके लिए हम क्या कहते थे, ये 4p है, तो इसके लिए आप ऑर्बिटल कैसे बनाते थे, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 6। ठीक है, कितना, यहाँ 2 और यहाँ कितना 6। अब 2D की बात करें तो ये कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2। इसको आप क्या कहते थे, तो इसको हम कहते थे 4D। और ये कैसे बनता है हमारा, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, 1 2 3 4, 2 यहाँ पर 2, ऐसे भरते चलो। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10, और लास्ट हमारा बचता है 3। तो ये किसके इक्वल है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और इसको हम 4f कहते थे, 4f। और ये इसमें भरोगे इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भर लीजिए इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, गिन लीजिए, 14 यहाँ का, f का, d का कितना 10, d का कितना 10, p का कितना 6 और s का कितना 2। तो 14 10 24 36 और 2 32, यानी कि परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो हम ये सब करने की बजाय सीधा एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, 2n², और इससे हम आंसर निकालेंगे। तो ये मैंने आपको आंसर को मिलान करने के लिए बताया था, ये शॉर्टकट फार्मूला आप लगाओगे। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि n बराबर 3 में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर 3 कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे 2 × n का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9 9 दूनी 18। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 18। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 18। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न बदलते हैं और हम कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, इन सबको मिटा। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैंने आपको बातें बतलाई कि इलेक्ट्रॉन में कैसे, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे भरते हैं, उपकोष में कैसे बातें बनती हैं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ये सब आपको अब यूज़ में आ रहा होगा। अब क्वांटम संख्याओं का यूज़ करते हुए हम जानेंगे कि कितने ऑर्बिटल यहाँ पर संभव है या नहीं है। ये हम इस फॉर्मूले से अब जो इतना दूर पढ़े हैं तो क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n बराबर 3 m बराबर 0 और s का मान क्या हो, +½ s का मान क्या हो, +½ हो। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n का वैल्यू आपको दे दिया सीधा 3, m का वैल्यू दे दिया है 0, यानी कि l का वैल्यू भी उसके लिए 0 होगा और s का वैल्यू क्या होगा, +½ होगा। अपने हिसाब से ट्राई कीजिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, चलो हम लगाते हैं सर, n का वैल्यू यहाँ पर हो गया, ये l का वैल्यू हो गया, ये हमारा m का वैल्यू हो गया, और इधर चाहो तो s का वैल्यू भी लिख लीजिए। ठीक है, चलो तो इधर थोड़ा सा s का वैल्यू के लिए जगह बाद में ले लेते हैं, पहले यहाँ पर ले लेते हैं s के लिए। तो n का मान क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास 2, n का मान कितना हो गया यहाँ पर 2। तो l का मान क्या होगा यहाँ पर 0 1, 2 ही वैल्यू हो सकते हैं 0 और 1। तो m का भी वैल्यू क्या होगा 0, और यहाँ पर इसका वैल्यू -1 0 +1। ठीक, अब यहाँ पर s के बारे में आप क्या कहोगे, यहाँ पर क्या कहोगे, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं। ठीक,
और यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको भर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो अब हमसे क्या पूछा गया है कि n का वैल्यू 3 होना चाहिए। सॉरी, मैं यहाँ पर 2 ही लिख दिया, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3, तो -2 -1 0 +1 +2। ठीक, तो यहाँ पर एक और ऑर्बिटल बना लीजिए ऐसा d का, 1 2 3 4, तो एक ये मैंने d का ऑर्बिटल भी बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू 0 वाला है, ये वाला +1, ये वाला -1, ये वाला 0 हो गया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि n का वैल्यू 3 होना चाहिए, दूसरा m का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ये वाला 0 है, ये वाला 0 है और ये वाला 0 है। ठीक है, बीच बीच वाला 0 है। और h का वैल्यू क्या होना चाहिए, +½ होना चाहिए। तो मैं मान लो ऊपर वाले को क्या ले लेता हूँ, +½ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 1। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 1। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 1। जिसका वैल्यू s का वैल्यू क्या हो, +½ हो, और m का वैल्यू क्या हो, 0 हो। m का वैल्यू क्या हो, 0 हो। यहाँ पर आप इसको s मत कहना, s के लिए मैं यहाँ पर अलग से लिख दूंगा। ठीक, हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 1 1 और 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो n का वैल्यू कितना आया यहाँ पर, 3। समझ आई बातें मैंने कही जो, n का वैल्यू 3 होना चाहिए, m का वैल्यू 0 होना चाहिए और s का वैल्यू +½ होना चाहिए। तो मैंने केवल उन इलेक्ट्रॉन को लिया, जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन को लिया मैंने, इसको लिया और इसको लिया, क्योंकि इसके लिए m का वैल्यू 0 है और s का वैल्यू +½ है और n का वैल्यू तो 3 है ही है। ठीक, ऐसे ही और एक क्वेश्चन देखें। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस लेक्चर को यही समाप्त करेंगे। तो हमसे फिर से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अब क्वेश्चन ये बताइए कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर यदि 2 हो और m का वैल्यू 0 हो और s का वैल्यू इस बार चलो -½ हो, n का वैल्यू 2 हो, m का वैल्यू 0 हो और s का वैल्यू -½ हो, तो क्या रखोगे वैल्यू। चलो देखो, तो ये रहा मेरा n, ये रहा हमारा l, ये रहा हमारा m, और इधर हम डायरेक्ट लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या डायरेक्ट, क्योंकि s का मान तो बता ही चुका है, एक होगा +½ दूसरा होगा -½। तो ये हो गया 2, ये हो गया 0 1, और इसको अभी हम कहेंगे 0, ये हो गया -1 0 +1। 0 हुआ मतलब कुछ इस प्रकार से, और इसका p का कुछ इस प्रकार से, 1 2 3। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से भर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब s का वैल्यू हमको -½ का है, यानी कि हम नीचे नीचे वाले संख्या को लेंगे, तो यानी कि जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देते जाता हूँ, आप इसके क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में दे दीजिएगा। अब इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि n का वैल्यू 3 हो, m का वैल्यू यहाँ पर, चलो छोड़ो, m का वैल्यू नहीं देते, हम s का वैल्यू दे देते हैं। तो s का वैल्यू क्या हो, -½ हो, और n का वैल्यू कितना हो, 3 हो। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये आप मेरे को बताना, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ये होगा 6, ये हो गया b 8, c हो गया 10 और d हो गया आपका 14। नहीं यार, एक क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। चलो 6 नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 10। तो 10 8 9 14, 10 8 9 14। ठीक है, ये ऑप्शन आप देख करके आंसर लगाना। चलिए, तो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आगे हम अबाउ का जो रूल है इसके बारे में पढ़ेंगे, और हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, इसको भी हम जानेंगे, और इस लेक्चर को फिर समाप्त कर देंगे। इस पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर हम नया लेक्चर चालू करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।